नमस्कार दोस्तों। भवानीपुरा का कब्रिस्तान। आए दिन इस कब्रिस्तान के अंदर अलग अलग घटना होती रहती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति का वास है जो कब्रों के अंदर से लाशों को निकाल कर खाती है। कई बार लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया है कि यहाँ जो कब्र दबाई जाती है उस कब्र के अंदर से लाश निकाल कर कोई बुरी शक्ति खाती है। और यहाँ पर लोगों ने कंकाल भी देखे हैं जो कब्र के पास होते हैं और कब्र खुली होती है। दोस्तों, इसी गांव के अंदर एक करीब चाचा रहते थे जिनके दो बेटे हैं, अरमान और फारूक। अरमान बिरयानी की दुकान लगाता है और फारूक गवर्नमेंट जॉब है, टीचर की जॉब है। करीम चाचा अपने गांव के सभी गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं और कई बार गांव पर विपत्ति आने पर उनकी मदद करते हैं। इसी के कारण सभी लोग करीम चाचा की इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। एक दिन की बात है, करीम चाचा की तबीयत ख़राब हो जाती है और इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है कि वो खाट को पकड़ लेते हैं, यानी कि उनकी चलने फिरने की क्षमता भी नहीं रहती। तभी उनका बेटा अरमान उनके पास आता है और बोलता है, अप्पू आप मेरे साथ बड़े हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पर आप ठीक हो जाओगे और आप पहले की तरह अच्छे से घूमने फिरने लग जाओगे। करीम चाचा बोलते हैं, बेटा मेरे पास बैठ, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ। अरमान उनके पास बैठ जाता है। वो कहते हैं कि बेटा मेरा टाइम आ गया है, तू तेरे छोटे भाई फारूक का ध्यान रखना। और उसके बाद करीम चाचा ने अरमान का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे आंखें बंद करने लगे। और फिर करीम चाचा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह घटना गांव के अंदर फैल गई। दोनों भाई टूटकर बिखर गए। सभी गांव वालों ने अरमान को और फारूक को संभाला और फिर एक गांव वाले ने कहा कि एक काम करो, जल्दी से इनको कब्रिस्तान लेकर चलो रात होने से पहले, वरना फिर। उसके बाद अरमान बोलता है, वरना फिर क्या? तो फिर वो गांव वाला बताता है कि यहाँ पर एक न जाने कौन सी शक्ति है जो बहुत ही भयानक है और वो फिर बाद में कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। और वो कब्र भी ऐसे कहकर चुप हो जाता है। छोटा भाई करीम चाचा का छोटा बेटा फारूक बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होता, भूत वगैरह। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वो आते हैं, जिनको यहाँ पर रहना है और हमारे साथ कब्रिस्तान चलना है, वो यहाँ रुक जाए। करीब पूरा गांव जा चुका था। 4 लोग थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, गांव वाले चले गए, हम 4 आदमी लेकर चलेंगे। उसके बाद कब्र तैयार की जाती है और वहाँ से फारूक और अरमान और 4 आदमी गांव के कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। जैसे वो कब्रिस्तान में पहुँचते हैं, उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है। अजीब तरह का सन्नाटा था, उसके बीच में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। परंतु उनमें से एक गाँव वाले ने कहा, चिंता मत करो, कोई जानवर रो रहा होगा। जैसे वो कब्रिस्तान के अंदर पहुँचे, उनको एक चीज़ ने बहुत दंग कर दिया, क्योंकि करीम चाचा की मौत अभी कुछ ही देर पहले हुई है। तो यहाँ पर कब्र किसने खोद दी थी पहले? तो फारूक बोलता है, भैया हम इसके अंदर ही अप्पू को दफना देते हैं। तो कब्र उसके अंदर रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये कब्र किसकी थी और अब करीम चाचा की लाश के साथ क्या होने वाला था। करीब 3 दिन बाद करीम चाचा का छोटा बेटा फारूक कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने जाता है और वो कब्रिस्तान पहुंच जाता है। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद वो देखता है कि करीम चाचा की कब्र खाली थी और खुदी हुई थी और उसके पास कंकाल के टुकड़े बिखरे हुए थे। फारूक को गुस्सा आया। उसने मनी मन सोचा कि ये बेहूदी हरकत कौन कर सकता है।
मेरे अप्पू की लाश कहाँ पर है। वो घर आता है और गांव वालों को बताने लगता है। तो फिर फारूक बोलता है, ये जो कोई भी है उसका हम अब पता लगा कर रहेंगे। तो फिर बड़ा भाई अरमान बोलता है कि हाँ भाई, हम इसका पता लगा कर रहेंगे। गांव वालों ने भी साथ दिया। ठीक है, आज रात हम यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद वहाँ पर तुरंत एक गांव के अंदर एक न्यूज़ आती है कि हमारे दाऊ यानी कि दूसरा एक अंकल थे वहाँ के, उनकी मौत हो गई है। तो अरमान बोलता है कि इन अंकल की मौत के अंदर हम पता लगाएंगे। उनकी कब्र को तैयार किया जाता है और उनको गांव वालों के साथ ले जाया जाता है। अरमान ने कहा, अगर वास्तव में वहाँ पर कोई शक्ति हुई तो हम एक फ़कीर बाबा को अपने साथ लेकर चलेंगे। गांव वाले एक फ़कीर बाबा के पास जाते हैं, जहाँ पर फ़कीर बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रही थी, यानी कि ध्यान लगा रहे थे। वहाँ पर जाते ही उन्होंने आंखें खोली और बताया कि मुझे पता है तुम क्यों आए हो। तुम जिस कारण आए हो, उस कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत ही भयानक जिन रहता है जो लाशों को निकाल कर उनको खाता है। और आज अमावस्या की काली रात है, आज ये शक्तियाँ डबल हो जाएगी। तो गांव वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहते हैं, बाबा प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। फ़कीर बाबा ने कहा, ठीक है चलो। फ़कीर बाबा उनके साथ कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही कब्रिस्तान आता है, वो कहते हैं फ़कीर बाबा कि मैं यहीं पर ही रुकूंगा और छिपकर एक पेड़ के पीछे बैठ जाऊंगा। तुम इस कब्र को दफनाने के बाद सुरक्षित जगह पर बैठ जाना। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने आप सामने आ जाऊंगा। उन अंकल की कब्र को दफनाया जाता है और सभी एक पेड़ के पीछे गांव वाले जाकर छिप जाते हैं। रात धीरे धीरे काली होने लगती है और बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर की आंधी चलने लगती है और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी गांव वालों के थोड़े दूर पर एक काला साया आता है और वो धीरे धीरे काला साया कब्र के पास जाता है और फिर वहाँ से कब्र को निकालता है और उस अंकल की लाश को बाहर निकाल कर खाने लगता है। वो खा ही रहा होता है, तभी फ़कीर बाबा पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि तेरी लास्ट और आखिरी मतलब तेरी आखिरी लाश है जिसको तू खा रहा है। इसके बाद कभी तू लाश नहीं खा सकता। ये आवाज़ सुनकर वो काला जिन गुस्से में आ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वो गुस्से में अजीब सी आवाज़ निकालता है और शक्तियों को फ़कीर बाबा की तरफ फेंकता है, परंतु फ़कीर बाबा के कुछ भी नहीं होता। ये असर फ़कीर बाबा पर कुछ भी नहीं हुआ। इसको देखकर वो जिन और ज़्यादा चिढ़ जाता है और फिर बाबा की तरफ अजीब से लाशों को निकाल कर, यानी कि जो कब्र के अंदर लाशें होती है उनको निकाल कर फ़कीर बाबा की तरफ फेंकता है। फ़कीर बाबा अपने झोले में से एक त्रिशूल निकालते हैं और उसकी तरफ फेंक देते हैं और एक राख भी उसके ऊपर फेंकते हैं और वो फिर वहीं गायब हो जाता है। उसके बाद उस कब्रिस्तान में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।